तो स्टूडेंट्स जो हम डीप डीएनए ब्लॉक कर रहे थे उस पर हमने लास्ट प्रीवियस उसमें हमने मैग्नेटिज्म तक पूरा कर लिया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इसमें आगे को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा जैसे एटॉमिक साइज़ पर अगर हम डिस्कस करें कि अगर संक्रमण तत्वों का जो परमाणु आकार होता है, ठीक है ना, तो परमाणु आकार इनका किस प्रकार होता है। तो परमाणु आकार इनका अगर मैं जैसे ये हमारे संक्रमण तत्व हैं, तो लेफ़्ट से अगर राइट चलें हम, यानी पीरियड में, है ना, आवर्त में लेफ़्ट से राइट चलने पर जो परमाणु आकार होता है, लेफ़्ट से अगर हम राइट की ओर चलें तो परमाणु आकार पहले तो थोड़ा बहुत कम होता है, फिर थोड़ा बहुत क्या होता है, बढ़ता है। यानी लगभग लगभग आकार क्या रहता है, सेम रहता है। समझे ना आप। यानी किसी भी अगर संक्रमण श्रेणी में अगर आप ये सपोज ये हमारी संक्रमण श्रेणी है, इसमें आगे की ओर जाऊँ मैं, ठीक है ना, तो इसमें आकार क्या होगा, पहले तो थोड़ा बहुत घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी किसी आवर्त में आकार पहले थोड़ा बहुत बढ़ता है, फिर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, तो पहले थोड़ा बहुत घटता है, फिर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब लगभग लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ, यानी ग्रुप में यानी समूह में अगर नीचे की ओर जाएँ हम, तो अब क्या होता है, आकार बढ़ता है। समूह में नीचे जाने को आकार बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है ना। तो लगभग लगभग इनका आकार क्या रहता है, लगभग समान रहता है। ठीक है, तो ये तो थी इनकी परमाणु का आकार। ठीक है ना। तो परमाणु आकार में तो ज़्यादा इनमें क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं आपका, है ना। अगर मैं आपको संक्रमण श्रेणी की बात करूँ, हमारी संक्रमण श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो परमाणु आकार आपका समझ में आ गया। सभी का लगभग लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, हमारा समान आकार रहता है। ठीक है ना। ग्रुप में अगर समूह में आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाएं तो क्या होता है, परमाणु आकार पहले थोड़ा बहुत घटता है, फिर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, यानी लगभग समान रहता है। और समूह में नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है, आपका बढ़ता है परमाणु का। ठीक हो गया। अगर संक्रमण श्रेणी की बात करूँ मैं आपको, हमारी जो संक्रमण श्रेणी है इनको 4 सीरीज़ में डिवाइड, जैसे 3D होती है, 4D, 5D और 6D, यानी ये हमारी 4 संक्रमण श्रेणियाँ हैं। हर श्रेणी में लगभग कितने तत्व हैं हमारे, हर श्रेणी में 10-10 तत्व हैं। ठीक है ना। तो 3D संक्रमण श्रेणी जब वो SC से लेके ZN तक, ये सारे आपकी 3D संक्रमण श्रेणी कहलाती है। ऐसी आपकी 4D संक्रमण श्रेणी है, 5D संक्रमण श्रेणी है, 6D संक्रमण श्रेणी है। ठीक है ना। तो ये आपके सारे क्या हैं, संक्रमण श्रेणियाँ हैं। आगे समझ बात। ये अभी आपके ये आप सभी क्या हैं, आपकी संक्रमण श्रेणी है। 3D, 4D, 5D और 6D। 3D का मतलब है कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D ऑर्बिट मीन्स सब सेल में क्या आ जाएगा, 3D सब सेल में फिल होगा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन। ऐसे इनका 4D में होगा, इनका 5D में होगा और इनका 6D में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो ये तो थी संक्रमण श्रेणी की बात। ठीक है। अच्छा, तो अगर एक चीज़ देखो बताऊँ मैं आपको, ठीक है, अगर सपोज ये आप ट्रांजिशन एलिमेंट देखें आप, ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड कंट्रैक्शन, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आकुंचन या संकुचन, जो भी आप बोलो, ठीक है, वो इसको बोला जाता है। तो ये क्या चीज़ है, देखो क्या होता है, ये जो हमारे आप 3D तो ठीक है, 3D में देखो पहले 21 आ रहा है, 22, 23 लगभग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 29 तक, 30 तक, जिंक तक। ठीक हो गया। ऐसी 3D संक्रमण श्रेणी। ऐसी 4D संक्रमण श्रेणी में देखो वाई यूट्रियम से लेके आगे को 30, 39, 40, यहाँ 48, 49 तक 48 तक बढ़ते जा रहे हैं, कैडमियम तक। ठीक हो गया। बट अगर आप जिंक में देखो, आप जिंक ये 3D, 4D, 5D श्रेणी को देखो, ये 5D श्रेणी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5D संक्रमण श्रेणी। तो यहाँ 57 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट 57 लेंथेनम है। 57 से बाद के हमारे 14 तत्व गायब हैं, सीधे आपका 72 आ जा रहा है, आप देख रहे हैं तो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 14 तत्व आपके गायब हो जाते हैं। देखो 57 से बाद के 14 तत्व आपके गायब हैं। यहाँ से इन तत्वों को निकाल कर एक अलग श्रेणी बना दी गई है, जिसको हम F ब्लॉक कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी इसको कहते हैं। ये 14 तत्व ये हैं। इन 14 तत्वों को यहाँ से निकाल कर अलग श्रेणी बना दी गई है, जिनको हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक हो गया, है ना, लेंथेनाइड श्रेणी कहेंगे। ऐसे ही 3D, 4D, 5, 6D में देखो आप, 6D में आपका एक्टिनियम 89 एक्टिनियम से लेकर रदरफोर्डियम 104 तक, इसके बीच के भी 14 एलिमेंट गायब है। इनको यहाँ से अलग से निकाल के अलग से F ब्लॉक में डाल दिया, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक्टिनियम से आगे के तत्व आते हैं तो एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं 14, और ये लेंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व हैं। ठीक है, ये F ब्लॉक के तत्व इनको हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो थी लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी की बात। ठीक है, यानी किस में होता है
एक तो होता है 5D और 6D श्रेणी में, ठीक है ना। तो 5D श्रेणी में अगर आप देखो, मैंने आपको बताया कि परमाणु आकार समूह में अगर बाएं से दाएं की ओर जाएं, हम ऐसे जाएं तो घटता है, ठीक है, घटता है समूह में, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखें आप, आपका देखो लेंथेनम से लेके 14 तत्व गायब हैं। लेंथेनम से लेके क्या है, 14 तत्व आपके गायब हैं। यानी इन 14 तत्वों को, यानी लेंथेनम से 5D संक्रमण श्रेणी में अगर आप लेंथेनाइट आकुंचन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5D संक्रमण श्रेणी में लेंथेनम 57 से 72 तक के जो तत्व हैं उनको वहाँ से हटाकर अलग सी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। इसी को हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनाइट आकुंचन कहते हैं, ठीक हो गया। ऐसी 6D श्रेणी में भी, 6D श्रेणी में एक्टिनियम 89 से आगे 104 रदरफोर्ड नियम तक के तत्व को वहाँ से निकालकर अलग एफ ब्लॉक में रखा गया है, जिसको हम एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। तो इसी को हम एक्टिनाइट आकुंचन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका। इफेक्ट ये पड़ेगा, देखो लेंथेनम मैंने बताया था बाएं से दाएं की ओर जाने पर आकार घटता है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ देखें 57 का आकार थोड़ा बड़ा होगा, 58 का आकार उससे छोटा होगा, लेकिन सीधे 72 आ गया आपका, तो एकदम आकार में परिवर्तन होगा नहीं होगा। आकार में क्या है, एकदम परिवर्तन आ रहा है ना। पहले तो थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन आ, जैसे 57 58 में थोड़ा काम, फिर ऐसे ऐसे करके परिवर्तन। लेकिन यहाँ से सीधे डायरेक्ट 14 तत्व गायब है, तो 57 से 72 तक, 57 से अगर 72 में देखेंगे आप तो बहुत अंतर आएगा। ये गांव और शहर का हिसाब हो जाएगा, ये गांव है तो ये शहर हो जाएगा आपका, बहुत अंतर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये परमाणु आकार में जो एकदम परिवर्तन आता है ना, 5D श्रेणी में लेंथेनम से आगे के तत्वों के परमाणु आकार में जो एकदम परिवर्तन आता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। आई समझ बात। ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनता है कि वही एक्टिनाइट आकुंचन क्या होता है। एक्टिनाइट आकुंचन भी यही है कि एक्टिनियम से आगे के 14 तत्व, जब 14 एक्टिनियम से आगे 6D संक्रमण श्रेणी में एक्टिनियम से आगे के तत्वों के आकार क्या होते हैं, एकदम परिवर्तित होते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट आकुंचन कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, समझा ही ना बात। लेंथेनाइट आकुंचन और एक्टिनाइट आकुंचन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन जैसा आपका आता है एग्जाम में, डिफाइन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आकुंचन मैंने आपको बताया था, प्रभाव यही है कि प्रभाव का मतलब क्या है, उनके परमाणु आकार में क्या हो जाएगा, एकदम परिवर्तन आ जाएगा, है ना। ऐसे लेंथेनाइट में, ऐसे एक्टिनाइट में, ठीक है। इनसे बेसिस कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा इसमें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे हम करेंगे वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, कि जो हमारे संक्रमण तत्व हैं ये कलर क्यों दिखाते हैं, रंगीन क्यों होते हैं। यानी जो संक्रमण तत्व के जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, ये रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों ये रंगीन होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि संक्रमण तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरा रहता है, ठीक है। जैसे d ऑर्बिटल में हमारे ये 5 है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में, है ना। सपोज ये क्या होता है, सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जब किसी लिगेंड से संयोग करता है, यानी संक्रमण तत्व जब किसी लिगेंड से संयोग करते हैं, लिगेंड में जैसे NH3 हो गया, H2 का होल 6, है ना। तो ये जब किसी लिगेंड से संयोग करते हैं संक्रमण तत्व, तो लिगेंड से संयोग करने के बाद इनका जो d ऑर्बिटल है वो 2 अलग अलग ऑर्बिटलों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल यहाँ अलग हो जाते हैं, बचे 2 ऑर्बिटल यहाँ अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे T2G, क्या बोलेंगे, T2G ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम T2G ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम EG ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो हमारा डी सबसेल होता है, यानी संक्रमण तत्व जब किसी लिगेंड से संयोग करते हैं तो उनका जो डी सबसेल है वो 2 अलग अलग ऑर्बिटलों में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं हम T2G और एक को बोलते हैं हम EG, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम CFS, क्या बोलते हैं, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या है कि जब संक्रमण तत्व किसी लिगेंड से संयोग करते हैं तो उनका जो डी ऑर्बिटल है 2 अलग अलग ऑर्बिटलों के सेट में टूट जाता है, T2G और EG, जिसे हम क्या कहते हैं,
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो T2G और EG ऑर्बिटल आपके बन गए, इन ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में अंतर होता है। इन दोनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में जो अंतर होता है, इस ऊर्जा के अंतर को बोलते हैं हम CFSE, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना। यानी T2G और EG ऑर्बिटलों के बीच की जो ऊर्जाओं का अंतर होता है उसको क्या कहेंगे हम? क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। तो इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहा? जब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व किसी लिगेंड से संयोग करता है तो उसका जो d ऑर्बिटल है वो दो अलग अलग ऑर्बिटलों में टूट जाता है, T2G और EG ऑर्बिटल। इससे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और T2G और EG ऑर्बिटलों के बीच की ऊर्जाओं के अंतर को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर D में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर आएगा, लोअर एनर्जी में, लोअर ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है ना। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। ठीक है। तो डी सब सेल से इलेक्ट्रॉन अगर किसी लिगेंड से संयोग करेगा तो दो अलग अलग ऑर्बिटल में टूट गया ना आपका डी ऑर्बिटल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ गया आपका T2G में आ गया। ठीक हो गया। अब क्या होता है, अगर इस T2G ऑर्बिटल को लाइट मिलती है बाहर से, अगर इसमें प्रकाश डाला जाता है, इसको जब लाइट मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, अवशोषित कुछ ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और उस ग्रहण ऊर्जा से यहाँ से उत्तेजित होकर ये कहाँ चले जाता है, EG ऑर्बिटल में चले जाता है। ठीक है। अब ये जितनी ऊर्जा मिलेगी सारी की सारी ऊर्जा को ये ग्रहण नहीं करेगा, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ऊपर चला जाएगा, बाकी ऊर्जा को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देता है। तो इसी रिफ्लेक्टेड ऊर्जा के कारण हमें ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड हैं क्या दिखते हैं, हमें रंगीन दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं। आई समझ बात। और देखो, और जो इलेक्ट्रॉन का T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में जो जाना है इसको बोलते हैं हम DD संक्रमण। क्या बोलते हैं, DD संक्रमण या DD ट्रांजिशन इसको बोला जाता है, DD ट्रांजिशन। ठीक है ना, DD ट्रांजिशन। तो अगर एक नंबर का प्रश्न आया कि संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, तो आपका सीधे आंसर है DD ट्रांजिशन के कारण, DD संक्रमण के कारण, सीधे एक नंबर में आंसर आ जाएगा। अगर बड़ा लिखना है तो यही कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व जब किसी लिगेंड से संयोग करते हैं तो उनका D ऑर्बिटल दो अलग अलग ऑर्बिटलों में टूट जाता है, T2G और EG ऑर्बिटल, है ना। और जब T2G ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो अवशोषित ऊर्जा को ग्रहण करके EG ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है और शेष ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। उसी परावर्तित ऊर्जा के कारण हमें वो क्या दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं। बस ये आंसर भी इसमें हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि रंगीन केवल वही सब के यौगिक, सभी संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन नहीं होंगे, कुछ के होंगे। सभी के क्यों नहीं होंगे, केवल उन्हीं के होंगे जिनके D ऑर्बिटल में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 1 से 9 तक के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समझे। 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, समझे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, यानी पूरा फील्ड या हाफ पूरा फील्ड नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो अगर D ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तब ही जाकर उनके यौगिक रंगीन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दूँ, क्वेश्चन में हमारा जैसा बहुत बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन है जैसे इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ आपका, ये है Zn, लेट मी राइट इट करेक्टली, Zn H2O होल से लिगेंड ने संयोग किया तो एक यौगिक बन गया Zn H2O होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, Zn H2O होल 6 2 पॉजिटिव। अब देखो ये तो Zn H2O होल 6 2 पॉजिटिव है, ये आपका रंगीन है। भाई साहब क्यों रंगीन है, फिर ये रंगीन है या नहीं है चेक करना है हमें। ठीक है, ये हमें चेक करना है रंगीन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया था ना, रंगीन केवल कौन प्रदर्शित करेंगे, जिनका D ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जिंक का चेक करते हैं। अब यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है। तो जिंक +2 की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो क्या हो जाएगा, 3d10 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d10 4s0 हो गए इसमें। तो देखो यहाँ पर D ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो D ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये रंगीन होगा नहीं होगा। बस ऐसे आपको आंसर बताना, क्लियर है। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पर जैसे आपको थोड़ा ये दिया जाए, कहीं कहीं पर जैसे
उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन तब भी क्या है, वो रंगीन नहीं होंगे। ये भी होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन तब भी क्या है, वे रंगीन नहीं होंगे। उस केस में इसलिए होता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो रंगीन नहीं है। तो उसका कारण ये है कि जो ये विपाटन ऊर्जा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इनके बीच की जो CFSE है वो बहुत उच्च हो जाती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में उस यौगिक के T2G और EG ऑर्बिटलों के बीच के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के अंतर का अधिक होने के कारण वो रंगीन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होगा उस केस में, ऊपर नहीं जाएगा। आई समझ बात। तो ये कारण है हमारा, ठीक है ना, है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपका मैं दूँ आपको, जैसे ये है आपका स्कैंडियम, ये कंपाउंड दे रहा हूँ आपको, SCH2 होल 6 2 पॉजिटिव, और दूसरा है आपका SC, इसमें दूसरा ले लेते हैं NH3 लेते हैं, NH3 होल 6 2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर देखो, स्कैंडियम ऑक्सीकरण संख्या +2 है यहाँ पर भी, तो +2 होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D बनाएगा लास्ट में। यहाँ पर भी +2 है स्कैंडियम, इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D बनाएगा। दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन ये कलर शो करता है, ये नहीं करता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो T2G और EG ऑर्बिटलों के ऊर्जाओं का अंतर क्या हो गया, अधिक हो गया। ये रंगीन नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो कलर केवल कब दिखाएगा, जब क्या होगा उसमें, जब क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत नोट करने वाली बात है। कुछ आगे के टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन स्कूल परिवार। थैंक यू।